हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ। मेरे विद्यालय में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है क्लास 12th वालों का, तो उन्हीं का पेपर जो मैंने बनाया था अपने बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए, तो आज मैं उस पेपर को सॉल्व करवाऊंगी। हो सकता है आप में से जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनको थोड़ी सी इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू से समझाती हूँ कैसे पेपर होता है, क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है ना। आपका पेपर जो बोर्ड में मिलता है बेटा वो 3 घंटा 15 मिनट के लिए मिलता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली स्कूलों में जब एग्जाम होता है बेटा तो सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट क्यों होता है, क्योंकि पेपर जो होता है ना बेटा पढ़ने के लिए आपके जो निर्देश होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इसके लिए बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो 3 घंटा 15 मिनट का होता है और आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल का होता है। निर्देश जो होता है बेटा वो क्या होता है, पहले तो सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, इसके बाद जो बहुविकल्पी होता है बेटा आपके 20 बहुविकल्पी होते हैं। आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, जिन भी बच्चों ने मेरा अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखा, मैं विश्वास दिलाती हूँ बेटा कि 20 में 20 नंबर आप पाओगे। बहुत ज़्यादा अगर कटता है तो 1 से 2 नंबर, अगर आप थोड़ी लापरवाही करते हो तब, नहीं तो बेटा कहीं से भी आपके नंबर कटने की उम्मीद नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो 20 नंबर आपके बहुविकल्पी, इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरी होते हैं वो जो होते हैं बेटा वो आपको 25 शब्द लिखना होता है। ये शब्द को बहुत ध्यान से देखा करिए बेटा, ऐसा नहीं कि हमें 25 शब्द लिखना है और हम 50-100 शब्द लिख दिए अति में, हमें आ रहा बड़ा अच्छा लगा चलो हमने लिख दिया, सर खुश हो जाएंगे, मैम खुश हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये काम नहीं करना है। 25 शब्द मतलब 25 से 30 हो जाए, 35 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बेटा। फिर लघु उत्तरी जो होता है बेटा वो आपके 50 शब्दों का होता है और विस्तृत जो होता है बेटा वो 100 शब्द। तो आप विस्तृत प्रश्नों को बढ़ा के लिखो, क्योंकि आपके 6 नंबर के हैं। 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है बेटा, 2 नंबर 4 नंबर के आगे आपका 6 नंबर तो ज़्यादा है, तो आप इसको लिखो लास्ट में, आराम से लिखते रहो। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है बेटा करना, टाइम मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ठीक, अभी नहीं, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं खुद आपको यूट्यूब पर ही 3 घंटे अपने साथ आप सबको बैठाऊंगी और कैसे आप 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ये जो आपके बहुविकल्पी बेटा ये कितने नंबर का है, 20 नंबर, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। पहला प्रश्न है बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखो। बच्चे क्या करते हैं, ये भी लिख लेंगे, प्रश्न भी लिख लिया और चारों ऑप्शन लिख दिया, जो सही उस पर टिक। बेटा ये आपका समय जाता है। आप सोचो, जो आपने ये लाइन लिखा, ये सब लिखा, आपने समय दिया, ये समय का प्रयोग आप कहीं और करिए। आप बच्चे परेशान हो जाते हो, मैं भी देखती हूँ बच्चे हर एक चीज को लिखना चाहते हैं, लेकिन नहीं बेटा, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं उसको क्यों लिखना, क्यों आप अपना समय बर्बाद करो। यहाँ का आप अगर 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड बचाते हो बेटा, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपके लिए आगे चल के एक टाइम बचेगा ना, और उस टाइम में आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को और अच्छे से लिखोगे, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है आपकी राइटिंग बिगड़ जाती है। मैं खुद देखती हूँ बेटा, पढ़ने वाले बच्चे बस आ रहा है उसको लिखने के चक्कर में बेटा लास्ट में ऐसा होता है कि क्वेश्चन उनके छूट ही जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं, छोड़ने नहीं है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप लोग को तो मैंने 2 लेसन कंप्लीट करवा दिए बेटा, आज मैंने आप लोगों को तीसरे लेसन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है। तो आप बच्चे ध्यान से देखो, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आएगा तो आपके 6 लेसन तक आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में, नहीं तो 7 लेसन। देखिए अगर आपका दिवाली के बाद होता है बेटा तब तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अगर दिवाली के पहले स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आप परेशान नहीं हो बेटा, अभी आपने जो भी पढ़ा है आप उतना करो, उसके बाद प्री बोर्ड के पहले तक मैं आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगी और अच्छे से तैयारी करवा दूंगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कार्य व्यवस्था में अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन से शामिल है। और हाँ, जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो बच्चे भी अपने पेपर को मिला लो और देख लो आपने कितना सही किया है। ठीक है, चेक करो आपने कितना किया है, अगर आपने नकल नहीं किया है तब। ठीक है, चलिए
कार्य व्यवस्था में अमानवीय साधनों में निम्न में कौन सा शामिल है? धन, भौतिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं और उपयोग सभी। बेटा क्या है, मैंने साधन दो प्रकार के बताया ना, एक मानवीय और एक अमानवीय। मानवीय जो मनुष्यों में निहित है, अमानवीय जो बाहरी चीज है, जो सार्वजनिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अमानवीय। हाँ बेटा, आप लोग कोई ये मत माइंड मत करना कि मैम ने क्या बोला नकल करके, नहीं। मुझे पता है कि बच्चे एक साथ नहीं हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो आप बस चेक करो आपने कितना सही किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्य व्यवस्था में अमानवीय। अमानवीय जो मनुष्य के अंदर नहीं होती, जो सार्वजनिक होती है। तो धन सबके पास होता है, भौतिक वस्तुएं सबके पास होती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं सबको मिलती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन द हमारा क्या है? सही है। दूसरा है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। बेटा देखो, अगर यहाँ पर पशुपालन भी है, कृषि भी है, कुटीर उद्योग भी है, बुनाई भी है, सब है। अब बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, मैम तो सब बताई थी, अब मैं किसको टिक करूं? लेकिन बेटा आपने सुना था मैंने क्या बोला था? भारत की जो जनता है 70%, कितनी बेटा? 70% जनता क्या करती है? कृषि। तो जो हमारा अधिकतम जनसंख्या क्या कर रहा है? कृषि का कार्य कर बेटा। बाकी ये सब होता है, ये सभी कार्य है, लेकिन इन सब में अगर प्रायोरिटी देनी है तो इसको। अगर इसके जगह या किसी एक के जगह हो जाता उपर्युक्त सभी, तो आप सबको लगाओगे, ठीक है। अब आगे देखिए, नैदानिक पोषण का महत्व जुड़ा है। नैदानिक पोषण जीवन शैली से, आहार स्थिति से, रोगी से या सबसे। तो बेटा देखो, अगर हम किसी व्यक्ति को नैदानिक पोषण देते हैं तो उसकी जीवन शैली में सुधार होता है। अगर वो रोग से ग्रसित है तो धीरे धीरे आहार के द्वारा वो रोग भी समाप्त हो सकता है। आहार की स्थिति में भी हम क्या करते हैं? उसको नैदानिक पोषण देते हैं, फिर रोगी से। तो ये सब होगा। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों है बेटा, यानी आपका स। जितने बच्चों ने जितना क्वेश्चन सही किया है वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। जिन्होंने एग्जाम दे लिया है वो, और जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को मेरे टिक लगाने से पहले आप खुद के कॉपी पे लिख लो और मिलाओ आपने कितना सही किया। सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं भी देखूं जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यूट्यूब पे, जो नए नए मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कितना सीखा। क्योंकि बेटा जो आप करते हो ना, जब कोई टीचर पढ़ाता है और बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना, तो वो रिजल्ट टीचर का आता है, बच्चे का नहीं आता है। अगर टीचर अच्छे से पढ़ाता है ना तो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं देखती हूँ कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ मैम मैंने इतना सही किया। और जिन बच्चों ने ये पेपर दे दिया है, जिसका एग्जाम हो गया, वो भी मुझे बताएंगे कि आपका एग्जाम में कितना नंबर सही हुआ है, ठीक है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं आहार, पोषण, औषधि या फिर दोनों। देखो बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं और विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। तो आहार या औषधि नहीं बेटा, यहाँ पे हम किसको करेंगे? पोषण। पोषण के द्वारा हम विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं, क्योंकि यही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला है, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है? तो बेटा भारत में 50% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के कारण मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। इसके बाद बेटा आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए बेटा, जो मेरे नए स्टूडेंट है, मैंने आप लोग को ये सब नहीं पढ़ाया बेटा। जब मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये सारी चीजें ना बेटा, होम साइंस एक ऐसा विषय है ना बेटा जो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे आप अपने अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार का भी स्वास्थ्य रख सकते हो। अच्छा, तो आयरन मतलब क्या होता है बेटा? आयरन से ही आपका ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन, देखो मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखो सब लोग। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक। हिम
क्या है बेटा? और ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन। आयरन क्या है? खनिज लवण। ग्लोबिन क्या है बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बेटा? टूट फूट की मरम्मत। ठीक, तो ये आयरन किसके काम में आ रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? रक्त। इसी को हम बोलते हैं ब्लड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? अरक्तता मतलब क्या होता है? खून की कमी का होना। तो आपका ऑप्शन 100 सही होगा। निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व? देखो बेटा, मैंने मैक्रो और माइक्रो बताया था आपको, सूक्ष्म और दीर्घ बताया था। दीर्घ जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, सूक्ष्म जो ऊर्जा नहीं प्रदान करता है लेकिन आपके लिए जरूरी है। तो विटामिन, आयोडीन, लौह तत्व, जो भी जिंक है, ये सब हमें कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो आपको आंखों संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा समस्या हो जाएगी। जिंक, पूरा नाम जो आप सुनते थे, आप तो छोटे रहोगे लेकिन सुने तो थे। अरे मेरे मुंह का स्वाद चला गया, मुझे लगता है कोरोना हो गया, मेरा टेस्ट क्या हो गया। आपको कभी सर्दी जुकाम होता है, कभी बुखार होता है, आप कुछ भी अच्छा चीज खाते हो और बोलते मम्मी बहुत फीका लग रहा है, टेस्ट ही नहीं आ रहा। वो टेस्ट की कमी कहाँ से होती? यही जिंक। जब जिंक की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपको किसी प्रकार का टेस्ट नहीं मिलता। लौह तत्व मैंने बताया, लौह तत्व क्या करता है बेटा? आपके खून बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका 2 सही होगा। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इसका कितना प्रतिशत योगदान है? तो 6% बेटा। जीडीपी में कितना योगदान है? 6%। निकोलस एम्पर्ट्स द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया? तो 1810। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFA लागू किया था। तो ये कब किया था बेटा? 1954। ठीक, तो द ऑप्शन सही होगा। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण? तो बेटा ये सारी चीजें जो होती है ना, ये क्या है? भौतिक में आती है। रासायनिक में जो आपके केमिकल आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन 100। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या बोलते हैं? टॉडलर। क्या बोलते हैं बेटा? टॉडलर। टॉडलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैर को अपने उठाकर चलते हैं, फुदुक फुदुक कर चलते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है? जब माता पिता नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में दादा दादी, बड़े पापा, बड़े मम्मी, परिवार के अन्य लोग, चाचा बुआ जो भी देखते हैं, वो हमारा वैकल्पिक देखभाल के अंतर्गत आता है। डे केयर सेंटर होता है। क्रेच भी एक संस्था है जो बच्चों के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? अनुपस्थिति जब दे तो वैकल्पिक देख रेख। इसके बाद बेटा भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत आता है। देखो बेटा, ये ICDS जो होता है ये यूएनओ के अंतर्गत चलाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं बालवाड़ी कार्यक्रत, आंगनबाड़ी कार्यक्रत, शिशु केंद्र कार्यक्रत और उपर्युक्त सभी। ICDS बेटा देखो, बालवाड़ी की ही एक संस्था है जिसमें बच्चों के साथ साथ गर्भवती माँ और धात्री माँ के स्वास्थ्य की भी देखरेख की जाती है और उन्हें निःशुल्क वितरण किया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो भी स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ब, आंगनबाड़ियां कार्यक्रत। ठीक है, बालवाड़ी नहीं, शिशु केंद्र नहीं। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। समाज की मूल इकाई परिवार, क्योंकि परिवार से ही तो सब कुछ बना है, परिवार से ही तो समाज बनता है बेटा, समाज अकेले नहीं बनता है। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यहाँ पे क्या है बेटा? किशोर न्याय 2000, 2001, 2002 और 2003। तो आप ये याद रखो बेटा, किशोर न्याय जो था वो 2000 में आया था। वर्ण क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम क्या है? विबग्योर, बैनियापिनाला। क्या होगा? विबग्योर, VIB नहीं, ये ठीक नहीं है, विबग्योर। देखिए आपका ऑप्शन असही है। सबसे पहले आपका बैगनी होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, फिर आपका लास्ट में क्या होता है? रेड। निम्न में कौन प्राथमिक रंग में शामिल नहीं है? तो बेटा थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। आपके प्राइमरी रंग जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन सा? लाल, पीला और नीला। ठीक,
यहाँ पे क्या पूछा है, प्राथमिक रंग शामिल नहीं है। तो बताइए क्या शामिल है, लाल, नीला, पीला, हरा। तो क्या शामिल नहीं है, हरा। ये तीनों आपके क्या है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, वह रंग जो स्वयं से ही बनता है, किसी अन्य रंग से नहीं बनता है, उसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। पहनने के लिए तैयार वस्त्र का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, 1910, 1920, 1930, 1940। बट आप लोग परेशान नहीं हो, इतना लंबा आप में नहीं आएगा। मैंने ना थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा पढ़ा दिया है, ताकि अभी देखो अक्टूबर क्या होता है, एग्जाम के बाद आपका दिवाली के बाद क्या हो जाता है ना बेटा, थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमारे पास नवंबर टाइम बचता है, दिसंबर में थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो जाती है और प्रैक्टिकल का भी काम हो जाता है, तो सिलेबस थोड़ा सा अच्छा नहीं जा पाता है। मैं क्या करती हूँ बेटा ना, मैं हाफ ईयरली एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस खत्म करती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूँ। क्योंकि बेटा देखो, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस आप जितना करते हो ना, वो आपका उतना ही बेस्ट होता है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आप एग्ज़ाम में उतना ही बेस्ट करोगे। क्योंकि हम बार बार जब चीज़ों को सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं ना, तो चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं और हम उसे जल्दी भूलते नहीं हैं। इसीलिए आप इतना नहीं देखो बेटा, आपका इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। आप लोग के जो लेसन है ना बहुत ज़्यादा होंगे, तो 6 से 7 लेसन तक ही आएंगे। लेकिन मैंने बेटा ना पूरा टेक्सटाइल तक जो था वो मैंने कवर करवा दिया है बच्चों का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। तो आप उसको देख के परेशान नहीं हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं, जैसे ये वाला, ये रंगों वाला, ये सब थोड़ा सा आप नहीं आएगा, यहाँ तक आप समझो ख तक आ सकता है, ठीक है। ये आने की संभावना नहीं रहेगी। तो 1910, 1920, 1930 और 1940 क्या होगा बेटा, 1920। 1920 से तैयार वस्त्र जो है हमारे मार्केट में आना शुरू हो गया था। तो ये आपके पूरे 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये सब दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको तैयार करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, आप तैयारी की रहोगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आना ही आना है, ठीक। डेनिम्स क्या है ये आप नहीं देखना, द्वितीयक रंग ये भी नहीं देखना, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। ICDS ये आप देख लीजिएगा जरूर बेटा, ICDS आपके एग्जाम में आ सकता है। जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि आपको ICDS पढ़ना चाहिए। इसके बाद है किंडरगार्टन के क्या उद्देश्य हैं, ये भी। किंडरगार्टन जो होते हैं इसके संस्थापक क्या है, फ्रोबेल है, ठीक है। और ये किसके लिए है, बच्चों के लिए, ठीक। विश्व व्यापार संगठन WTO ये देख लीजिएगा। आहार संरक्षण विधि, कुपोषण किसे कहते हैं। बौनापन क्या है, खाद्य विज्ञान, भारत की परंपरागत व्यवसाय, ये सब तो आप जरूर देखना बेटा, जरूर आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। इसके बाद देखो लघुत्तरी प्रश्न, अर्थपूर्ण कार्य मैंने आपको पढ़ा दिया। आहार की से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने बता दिया। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगी। खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझती हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रिया कमीशन यानी CAS, शिशु देखभाल केंद्र, ये भी। SOS बाल गांव, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ा सकती हूँ बेटा, अगर आपके एग्जाम तक मैं खत्म कर दी तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, नहीं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ तक छोड़ दीजिए आप। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे। महिलाओं और उनके लिए कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार से आप क्या समझती हैं, यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको लिखना है। नैदानिक पोषण और आहार की से आप क्या समझते हैं, मैंने बहुत अच्छे समझाया। आप इस वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। खाद्य पदार्थ क्यों खराब होते हैं, ये मैंने अभी नहीं बताया है, इधर मैंने कोई भी नहीं बताया है, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने विद्यालय में पढ़ लिए बेटा तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने पेपर में दिया था वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दी। मेन आपके ऑब्जेक्टिव थे, बाकी अति, लघु और विस्तृत तो ये आपके पढ़ने के ऊपर है बेटा, आप कितना समझे हो और कितना लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी बस आज के लिए इतना ही। और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे किसका कितना सही हुआ है, मैं देखूंगी कि किन बच्चों का कितना कितना सही हुआ और कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है, ठीक है। अगर अभी गलत हुआ है तो आप उसे सुधार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।